अगर ये नोटिस जारी कर दिया गया तो उसकी गरिमा पूरी तरह से चूर चूर हो जाएगी और वह फिर कभी लोगों के सामने अपना सिर नहीं उठा पाएगा। वो पूरे शहर में बदनाम हो जाएगा और यह शर्म उस प्रतिष्ठा को प्रभावी रूप से नष्ट कर देगी जो घोष फैमिली ने कई शताब्दियों से बनाई थी। यह पूरी तरह से सामाजिक आत्महत्या होगी। डॉक्यूमेंट पर साइन करो, शिवानी ने ठंडे और दबाव भरी आवाज में कहा। थर्ड यंग मास्टर, आपको डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करना चाहिए। एक बार जब आप ऐसा कर देते हैं तो हमारे घोष फैमिली की रेपुटेशन धूल में मिल जाएगी। एल्डर अनूप ने भी अथर्व के पीछे से डॉक्यूमेंट पढ़ा था और वह तुरंत घुटने टेक कर विरोध में रोने लगा। मौत भी इतनी भयानक नहीं थी जितना उस कुल को देखकर कि उसने अपना जीवन इस प्रकार अपमानित होकर सेवा करने में समर्पित कर दिया था। मैं अथर्व नुकसान में था। वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह डॉक्यूमेंट पर साइन करता है तो क्या होगा, लेकिन अगर वो नहीं करता है तो सामने वाला अभी भी शादी के समझौते से पीछे हट जाएगा और परिणाम शायद इससे भी बुरा होगा। उसके सारे रास्ते पहले ही बंद हो चुके थे और वह और कुछ नहीं कर सकता था। उस वक्त उसके लिए सुसाइड ही एकमात्र चारा बचा था। उसने कभी भी इतना नहीं चाहा था कि वह अपना जीवन समाप्त कर ले और इन सब का अंत हो जाए। हालांकि जब सब कुछ ही खोया हुआ लग रहा था तो अचानक हवा में एक आवाज गूंज उठी। अगर तुम डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करना चाहते हो तो इस पर साइन मत करो। हर कोई तुरंत पीछे मुड़ा और एक लड़के को दरवाजे की चौखट के खिलाफ पट्टियों में मम्मी की तरह लिपटा हुआ देखा। होठों पर मुस्कान लिए वह उन्हें देख रहा था। ऐसा नहीं लगता था कि युवक के पास कोई लेवल है, लेकिन मदन जैसी क्षमता वाले एक एक्सपर्ट के सामने खड़े होने के बावजूद उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। ये ऐसा था जैसे उसके सामने जो कुछ हो रहा था वो एक छोटी सी हाथापाई से ज़्यादा कुछ नहीं था। तुम कौन हो? अगर ये मामला तुम्हारा नहीं है तो अच्छा होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी कि आफत मुंह से आती है? मदन ने विपिन को धमकी भरी नजरों से देखते हुए कहा। अगर संभव हो तो वो हिंसा का सहारा लिए बिना अथर्व के साथ मामले को सुलझाना चाहते थे, वरना एक जोखिम था कि बातें फैल सकती थी। इसलिए मदन के पास खुद को हमला करने से रोकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक अविचलित मुस्कान के साथ विपिन ने कहा, मैं तो सिर्फ एक महत्वहीन व्यक्ति हूँ जिसे भाई अथर्व ने बचाया है। मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे डर है कि अगर भाई अथर्व ने उस डॉक्यूमेंट पर साइन किया तो उन्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा। इसलिए मैं उन्हें सलाह दिए बिना नहीं रह सका। भाई विपिन, अथर्व की आंखें तो कृतज्ञता से ही चमक उठी, मानो वो अभी भी आंसू ही बहाने लगेगा। भले ही विपिन को शिवानी और मदन की असली पहचान और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली जबरदस्त शक्ति के बारे में नहीं पता था, लेकिन यह उससे साफ होना चाहिए था कि वे दोनों ऐसी हस्तियां थी जिन्हें उनकी बातचीत से नहीं हटाया जा सकता था। फिर भी संभावित रूप से खुद पर मुसीबत आने के जोखिम के बावजूद सामने वाले ने फिर भी बोलना चुना। इस तरह की भावनाओं ने उसे थोड़ा छुआ हुआ महसूस कराया। खेद? उसे किस तरह का पछतावा हो सकता है? क्या ये लड़का अब भी सोचता है कि उसके लिए दूसरी यंग मिस्ट्रेस के साथ मिलना संभव है? मदन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, अपने सपने से बाहर निकलो। तुम पहले अपने आप को अच्छी तरह से क्यों नहीं देख लेते? तुम्हारे जैसा मेंढक सच में हंस के लिए लालसा करने की हिम्मत करता है। अपनी औकात मत भूलो। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि कम से कम एक बात तो है जिस पर हम दोनों ही सहमत हो सकते हैं। उन दोनों को वास्तव में एक साथ नहीं मिलना चाहिए। विपिन ने सामने वाले के अपमान के जवाब में शांति से सिर हिलाया और कहा, ये साफ है कि तुम्हारी ये दूसरी यंग मिस्ट्रेस भाई अथर्व के लायक ही नहीं है। अगर वो उसके जैसे किसी से शादी करता है तो इससे बड़ा अपमान उसके लिए और क्या हो सकता है? क्या कहा? मदन विपिन की शुरू की बातें सुनकर खुशी से सिर हिला रहा था। हालांकि जब विपिन ने अपनी बात पूरी की तो मदन की आंखों से पहले से ही जानलेवा इरादे टपक रहे थे। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विपिन ने मदन को एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के साथ देखा, जैसे कि वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि सामने वाला इतना साफ कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे लगता है कि साफ साफ बताने के लिए तुम्हें सच में अपनी आंखों से देखना होगा। बहुत अच्छे, 3 दिन में वापस आओ और हम रिजल्ट देखेंगे। आखिरकार जो कुछ कहा गया है और किया गया है, ऐसा लगता है कि तुम बस समय को रोकने की कोशिश कर रहे हो। बेकार।
मदन ने ठंडेपन से ताना मारा। जब तक अथर्व इस डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करता है मैं आश्वस्त कर सकता हूँ कि वो जो खोएगा वो न केवल उसकी गरिमा है बल्कि उसकी जान भी है। विपिन ने लापरवाही से कंधे उचका और कहा, अगर ये चला गया है तो ठीक है भाई, अथर्व जैसा कोई व्यक्ति इस तरह की तुच्छ चीजों की परवाह क्यों करेगा। हूँ। किसी तरह अथर्व ने महसूस किया कि अभी अभी बोले गए शब्दों में कुछ बहुत गलत था। ऐसा लगता है भाई विपिन बेहद मजबूत राय वाले व्यक्ति हैं, लेकिन अगर ये चला गया तो ठीक है, इससे आपका क्या मतलब है। ये कोई मामूली बात नहीं है, यहाँ मेरी जीवन दांव पर लगा हुआ है। विपिन से अपनी निगाहें हटाते हुए मदन ने अथर्व को इतनी ठंडी नजर से देखा कि ऐसा लग रहा था कि कोई नरक का शैतान हो। क्या ये तुम्हारा फैसला है। मदन की चकाचौंध से अथर्व थोड़ा कांप गया, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए और जवाब दिया, भाई विपिन के शब्द मेरे इरादों को दर्शाते हैं। उसे नहीं पता था कि भाई विपिन उससे इतनी उम्मीद क्यों रखेंगे, लेकिन यह साफ था कि उसके पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगर उसे घोष फैमिली की गरिमा को अपने जीवन से तोलना पड़ा तो वह निश्चित रूप से घोष फैमिली की गरिमा को चुनता। घोष वंश केवल उसी का नहीं था, यह उसके गुजर चुके दादा, पिता और भाइयों सहित उनके पूर्वजों के प्रयास से बनाया गया था। वह उनके प्रयासों को रोंद नहीं सकता था ताकि वो जीवित रह सके। इसके अलावा एक बार शादी के समझौते के रद्द हो जाने के बाद वो वैसे भी मरने ही वाला था। तुम्हारे पास कुछ हिम्मत है ना, चलो देखते हैं तुम्हारा डिसीजन तुम्हें कहाँ ले जाता है। अथर्व के अंतिम निर्णय को सुनकर मदन ने गुस्से से अपनी आस्तीनें ऊपर कर ली। वह अपने बगल वाले लड़के की ओर मुड़ा और कहा, दूसरी यंग मिस्ट्रेस, चलो चलते हैं। दूसरी ओर शिवानी ने अथर्व को तिरस्कार पूर्वक देखा और कहा, मुझे आशा है कि समय आने पर तुम अपनी जान के लिए भीख मांगने नहीं आओगे। जिसके बाद वह मुड़ी और चली गई। इस पूरे समय के दौरान उसने विपिन पर एक नज़र भी नहीं डाली, जैसे कि एक साधारण इंसान को देखने से उसकी आंखें खराब हो जाएगी। जैसे ही दोनों आंगन से बाहर निकले, टीचर, शिवानी ने मदन को चिंतित रूप से देखा। मदन ने इस बात की पुष्टि करने के लिए जल्दी से अपने चारों ओर चेक किया कि आसपास कोई है या नहीं। फिर लड़के को आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हमें 3 दिन भी नहीं लगेंगे। घोष फैमिली कुछ भी नहीं है, देखते हैं कि क्या वे आज रात भी जिंदा रह पाएंगे। उन शब्दों को सुनकर सिपाही ने राहत की सांस ली। शुरुआत में मुझे इसके बारे में अच्छा आभास हुआ, लेकिन कौन जान सकता था कि वो इतना घमंडी बन जाएगा। उसे मरने दो, उसके जैसा व्यक्ति इस दुनिया में रहने के लायक भी नहीं है। वे दोनों एक गाड़ी में सवार हो गए और उन्हें दूर जाने में देर नहीं लगी। शिवानी और मदन के घर छोड़ने के कुछ ही समय बाद एल्डर अनूप के चिंतित होने से पहले मौन का एक संक्षिप्त क्षण था। थर्ड यंग मास्टर, ये नहीं चलेगा, हमें यहाँ आंख मूंद कर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकते। चलो शहर छोड़ देते हैं। वो जानता था कि सिटी लॉर्ड मैनर उतना दयालु और उदार नहीं था जितना कि वो सतह पर दिखता था। वास्तव में उसे शक था कि घोष फैमिली के नरसंहार और पतन में सिटी लॉर्ड मैनर द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया गया था। क्योंकि वे इतनी दूर तक जाने के लिए तैयार थे, इसलिए यह संभावना थी कि उन्हें अथर्व के खिलाफ हत्यारों को भेजने के में भी कोई हिचक नहीं होगी, खासकर पहले उनकी निर्णायक अस्वीकृति के बाद। इसके अलावा सिटी लॉर्ड मैनर के माध्यम से यह संभावना थी कि वे अपनी भागीदारी के सभी निशान मिटा सकेंगे। क्योंकि यह मामला था, सबसे अच्छी चीज़ जो वे कर सकते थे वह जितना दूर हो सके उतनी दूर भागना था। भाग जाओ? क्या आपको लगता है कि अब भी हमारे पास भागने का रास्ता है? अथर्व ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। दूसरी यंग मिस्ट्रेस व्यक्तिगत रूप से शादी को अस्वीकार करने के लिए आई थी। यह सुनिश्चित करने में उसका दृढ़ संकल्प था कि इस मामले को बिना किसी हिचकिचाहट के हल किया गया था। इसलिए कोई रास्ता नहीं कि सिटी लॉर्ड मैनर उन्हें भागने देगा। अगर वे शादी के समझौते को रद्द नहीं कर पाते तो क्या दूसरी यंग मिस्ट्रेस को अपना पूरा जीवन अकेलेपन में नहीं बिताना पड़ता, उसके वापस आने का इंतजार करते हुए। भाई विपिन, अथर्व ने विपिन की ओर रुख किया, इस उम्मीद में कि वह इस स्थिति में उससे कुछ सलाह मांग सके, क्योंकि सामने वाले ने बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे 3 दिन में वापस आना और हम रिजल्ट देखेंगे। शायद सामने वाले के मन में पहले से ही कोई आइडिया था। मैं आखिरी बार तुम्हारे इरादों को जानना चाहता हूँ। क्या तुम उस पहले के डॉक्यूमेंट पर साइन करने को तैयार थे?
बिल्कुल नहीं। अथर्व ने अपना सिर हिला दिया। अगर मैंने उस फटे हुए कागज पर साइन कर दिए तो मैं अपनी मृत्यु के बाद अपने पूर्वजों का सामना कैसे कर पाता? अगर उसने घोष फैमिली की प्रतिष्ठा को इस तरह से मैला किया तो उसकी मृत्यु भी उसके पाप को प्रायश्चित करने के लिए काफी नहीं होगी। क्या तुम दर्द से डरते हो? विपिन ने पूछा। मौत भी अब मेरे लिए उतनी डरावनी नहीं है, तो थोड़ा सा दर्द क्या मायने रखता है? अथर्व को पता नहीं था कि विपिन क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने इस सवाल का ईमानदारी से जवाब दिया। क्या तुम आज अपने अपमान का बदला लेना चाहते हो? बेशक, यह सिर्फ आज का अपमान नहीं है। अगर मैं कर सका तो मैं अपने माता पिता की मृत्यु के बाद से अब तक मेरे द्वारा झेले गए सभी अपमानों का बदला लूंगा। लेकिन अथर्व ने अपने ही पैर को एक उदास नजर से देखा। इस तरह से अपमानित होने पर उन्हें संभवतः कुछ भी महसूस कैसे नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसी अवस्था में उसके पैर और ध्यान करने में असमर्थता के साथ ऐसे इरादे उसके दिमाग में केवल इरादे ही रहेंगे, वे कभी हकीकत नहीं होंगे। अगर वह अभी भी वह प्रतिभाशाली लड़का होता तो उसे अपना जीवन इतनी अधीनता से नहीं जीना पड़ता। अच्छा, क्योंकि तुमने अपना मन बना लिया है, अब तुम्हें जो आखिरी काम करना है वो मुझे अपने टीचर के रूप में स्वीकार करना है, विपिन ने कहा। क्या तुम मुझे अपना टीचर मानते हो? क्या भाई विपिन का सिर किसी चीज से टकराया है जिसके कारण उनका दिमाग खराब हो गया है? मुझे एक साधारण इंसान से क्या सीखना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि आपका 3 दिन में वापस आने का वादा से यही मतलब था? अथर्व के होंठ फड़कने लगे, जैसे उससे अचानक लगा हो जैसे उसे धोखा दिया गया हो।